कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि कई सालों बाद अपने घर अपनी एडॉप्टेड मॉम के पास जा रहा होता है। पिछले 10 सालों से वो जेल में था और अब डोंगसू पूरी तरह से बदल चुका रहता है। उसने अपना हेयर स्टाइल भी चेंज कर लिया है, चेक की शर्ट पहनने लगा और साथ ही साथ वो अपने पास एक डायरी भी रखता है जिसमें उसने लिख रखा है कि वो कभी शराब नहीं पिएगा और ना ही कभी फाइट करेगा और ना ही कभी वो रोएगा। फिर उसने स्नैक्स खाया और उसके तुरंत बाद डायरी में से खाना कट कर दिया, मतलब ये काम उसने फिनिश कर लिया। और इसके बाद वो अपनी एडॉप्टेड मॉम के रेस्टोरेंट पहुंच जाता है जहां उसे उसकी स्टेप सिस्टर किम मिलती है। किम को वो कुछ खास पसंद नहीं आया। उसने किम यहाँ जाने के लिए कहा, लेकिन डोंगसू के पास जाने के लिए और रहने के लिए कोई भी जगह नहीं थी। खैर उसकी मॉम घर पर नहीं थी, इसलिए वो नहाने के लिए पब्लिक बाथ हाउस में चला गया। वहाँ सेंसर वाली की थी जिसे वो बार बार लगाकर देखने लगा और इसी वजह से वहीं पर बैठे एक पर्सन को इरिटेशन होने लगी। उसने डोंगसू की बेइज्जती की, लेकिन अगले ही पल उसने डोंगसू को बिना कपड़ों के देखा तो उसकी हालत खराब हो गई क्योंकि डोंगसू के टैटू उससे मैच नहीं कर रहे थे। दूसरी तरफ कुछ लोग रास्ते में किसी को पीट रहे थे तो वहीं खड़ी पुलिस तमाशा देख रही थी क्योंकि पीटने वाले आदमी वहां का डॉन था और डॉन का नाम था चांगा और उस पॉलिटिशियन काजमा का हाथ था। इसलिए पुलिस वालों की हिम्मत नहीं हो रही थी कि कार से निकलकर कुछ एक्शन ले सके। दूसरी तरफ गैंगस्टर चांगा अपने बंदों के सामने अपने आप को प्रूफ कर रहा था। तभी वहां डोंगसू आ जाता है और डोंगसू ने अब क्राइम का रास्ता छोड़ दिया था, लेकिन चांगा उसे पहले से जानता था, इसलिए उसकी हालत खराब हो जाती है डोंगसू को देख करके। लेकिन डोंगसू तो बस अपने पुराने दोस्त को हेलो बोलने आया था और इसके बाद वो इलाके के दूसरे गैंगस्टर पोपला के पास जाता है और वो भी उसका पुराना दोस्त था। और एक टाइम था जब पोपला और चांगा डोंगसू के डर से कांपते थे, लेकिन वक्त इतनी जल्दी बदल जाता है। आज पोपला डोंगसू से पूछ रहा है कि तुम्हें कुछ मदद चाहिए हो तो बता देना। डोंगसू बाय करके चला जाता है और तभी पोपला अपने आदमी को डोंगसू के पीछे लगा देता है। वो जानना चाहता था कि कभी शहर पर राज करने वाला डोंगसू अचानक इतना शरीफ आदमी कैसे बन गया। और शाम को डोंगसू घर आ गया। उसे देखते उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है। डोंगसू उसका सगा बेटा नहीं था, फिर भी वो उसे सगे बेटे से ज्यादा प्यार करती थी। उन्होंने डोंगसू को अपने हाथ से खाना खिलाया और इसके बाद किम ने घर में रहने के नियम समझाए। मैं बर्तन साफ करूंगी तो तुम झाड़ू लगाओगे और मैं पढ़ाई करूंगी तो तुम पोछा मारोगे और हमारे कुत्ते को खाना भी तुम ही खिलाओगे। डोंगसू को ये डील कुछ अच्छी नहीं लगी। फिर उसने किम की सारी शर्तें मान भी ली। रात को सोते वक्त उसने खुद से वादा किया कि वो कभी शराब नहीं पिएगा और कभी लड़ाई नहीं करेगा और ना ही रोएगा। तो दूसरी तरफ पॉलिटिशियन काजमा को दिखाया जाता है जो कि जनता के सामने अपने आप की ही तारीफें कर रहा था और बेचारी भोली जनता उस पर विश्वास कर रही थी। लेकिन हकीकत तो ये थी कि काजमा जनता के बीच से निकलने के बाद टिश्यू पेपर से अपने हाथ को साफ करता था। मतलब वो गरीब लोगों से इतनी नफरत करता था, लेकिन वोट लेने के लिए उनकी नज़रों में अच्छा बना हुआ था। और इसी बीच डोंगसू पुलिस स्टेशन जाता है। उसे यहाँ पर आकर के साइन करने के लिए बोला गया था। तभी वहाँ एक पुलिस वाला आ जाता है। उसने बताया कि वो डोंगसू के साथ स्कूल में था। डोंगसू ने स्कूल टाइम में उसे बहुत बुली किया था, लेकिन डोंगसू को ये बात बिल्कुल भी याद नहीं रहती। इसके बाद डोंगसू डॉक्टर के पास जाता है। उसे अपने टैटू निकलवाने थे। डॉक्टर ने उसे सलाह दी कि वो इन्हें ना निकलवाए तो ही अच्छा होगा, क्योंकि इन्हें निकलवाने का खर्चा बहुत ज़्यादा आएगा और इसमें उसकी जान भी जा सकती है। इसके बाद डोंगसू की माँ पॉलिटिशियन काजमा के पास जाती है। काजमा उसका सनफ्लावर रेस्टोरेंट खरीदने में चक्कर में था। आसपास के लोगों ने पहले ही उस जमीन को बेच ली थी और अब बस मॉमी का रेस्टोरेंट बचा था जो काजमा की प्रॉपर्टी है, बिल्कुल बीच में था। अगर मॉमी ने वो रेस्टोरेंट बेच दिया तो पॉलिटिशियन उसे मॉल बना देगा और मॉमी ने ये इंश्योर कर दिया था कि वो अपना रेस्टोरेंट कभी नहीं बेचेगी। और रात में डोंगसू सिगरेट पी रहा होता है, तभी किम वहाँ पर आ जाती है। डोंगसू सिगरेट को छुपा लेता है, लेकिन किम के कहने पर उसने जो काम बीच में छोड़ दिया था वो काम वो पूरा कर लेता है। हालांकि किम ने डोंगसू से कहा कि मुझे सिगरेट की स्मेल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और इस टाइम डोंगसू ने लड़ाई और शराब की तरह सिगरेट को भी छोड़ दिया और वो गैराज में काम करने लगता था। उसका पुलिस वाला दोस्त ये देख करके हैरान था और उसने अपने साथी को बताया कि ये वही डोंगसू है जिससे कभी पोपला और चांगा डरा करते थे। आज से 10 साल पहले वे दोनों इसके चमचे थे।
पुलिस वाला डोंगसू के किस्से बताते बताते पास्ट में पहुंच गया। उसने बताया कि डोंगसू जब शराब पी लेता था तो वो एक बीस्ट बन जाता था। एक बार उस पर 6 लोगों ने हमला कर दिया था, लेकिन डोंगसू अकेले ही उन 6 के 6 लोगों को मार गिराया। और उस टाइम पर डोंगसू अकेले ही काफ़ी था, उसे चांगा और पोपली की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी। डोंगसू के जेल जाने के बाद सबको लगा कि चांगा और पोपला इस शहर पर राज करेंगे, लेकिन बाइजून नाम के एक आदमी ने पॉलिटिशियन काजमा के साथ मिलकर के पूरे शहर पे अपने अंडर में कर लिया था। और लास्ट में चांगा और पोपला दोनों पॉलिटिशियन काजमा के पैरों की धूल बन गए। और इसके बाद में किम को दिखाया जाता है, जिसे क्लास में नींद आ रही होती है क्योंकि मैथ्स की क्लास चल रही थी और किम की मैथ्स पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। इसने अपने मैम से पूछा कि क्या ये मैथ पढ़ना ज़रूरी है लाइफ में। फिर मैम एक फ़नी अंदाज में बोलती हैं कि अगर सीरियल क्लियर करना है तो बेटा ज़रूरी है। डोंगसू उसे लेने आता है और तभी मैडम ने डोंगसू को आवाज़ लगाई। असल में जेल जाने से पहले डोंगसू और मैडम रिलेशन में थे। डोंगसू ये देख करके काफ़ी खुश हो जाता है कि टीचर बन गई है और वो जेल में उससे मिलने भी आती थी, लेकिन डोंगसू से मिलने से मना कर दिया। वो चाहता था कि रोजी उसे भूल जाए ताकि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सके। इसके बाद में किम को दिखाते हैं, जो कि दुकान पर मल्टीमीडिया प्लेयर को बड़ी चाहत भरी नज़रों से देख रही थी। वो इस प्लेयर को खरीद कर अपनी ढेर सारी फ़ोटोज़ लेना चाहती थी। और इसके बाद ये दोनों मोमोज खा रहे थे तो तभी किम का बॉयफ्रेंड वहाँ पर आ गया। किम को किसी लड़के के साथ देख करके उसके अंदर किम को लेकर के शक पैदा हो जाता है। उसने डोंगसू को बहुत मारा। डोंगसू अपना बचाव करता रहा, लेकिन उसने हाथ नहीं उठाया। पहले तो उसने डोंगसू को खुद मारा, फिर जब उसकी सांस फूलने लगी तो उसने अपने बंदों से उसे पिटवाया और मार खाते खाते डोंगसू की शर्ट फट गई और सब लोग डोंगसू के टैटू देख करके डर गए और डोंगसू ने अपने टैटू को छिपाए और चुपचाप किम को लेकर के वहां से चला गया। इधर पॉलिटिशियन ने चांगा को सनफ्लावर रेस्टोरेंट बंद करवाने का काम दे दिया। वो तुरंत अपने आदमियों को लेकर के सनफ्लावर रेस्टोरेंट पहुंच गया। तभी यहाँ देखते हैं कि डोंगसू यहाँ पर शांति से खाना खा रहा होता है। तभी ये गुंडे यहाँ पर आकर के तोड़फोड़ मचाने लगते हैं। फिर जैसे ही चांगा के अंदर आकर डोंगसू को देखा, उसने कांपती हुई आवाज में अपने आदमियों को रुकने के लिए बोला। डोंगसू ने गुस्से में चांगा की गर्दन पकड़ ली और कहा, ये मेरी माँ का रेस्टोरेंट है, यहाँ दोबारा नजर मत आना। फिर वो लोग यहाँ से चले गए। शाम को डोंगसू किम को मैथ्स पढ़ाने लगा क्योंकि वो मैथ में एक्सपर्ट था। और अगले दिन डोंगसू अपनी पहली कमाई से अपनी माँ के लिए गिफ्ट लाता है। मॉम ने ये कहा कि आखिर इसकी क्या ज़रूरत थी, लेकिन डोंगसू ये गिफ्ट बड़े दिल से लाया था। माँ ने डिब्बा खोला तो देखा उसमें बहुत प्यारी सी सैंडल थी। उसकी माँ ये देख करके इमोशनल हो गई और इस वक्त किम डोंगसू को इशारे इशारे में माँ को गले लगाने के लिए बोलती है और बड़ी हिम्मत करके डोंगसू अपनी माँ से गले लगा। वो अपनी बहन के लिए भी गिफ्ट लाया था, वो भी वही मल्टीमीडिया प्लेयर जिसे वो दुकान में देख रही थी। किम को लगा कि उसे वो प्लेयर नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो प्लेयर काफ़ी महंगा था। जब किम ने नखरे दिखाए तो डोंगसू वो गिफ्ट लेकर के नीचे चला गया। हालांकि थोड़ी देर के बाद किम डोंगसू के लिए चाय बनाकर ले गई और उसने एक हाथ से चाय दी और दूसरे हाथ से मल्टीमीडिया प्लेयर वापस ले लिया। अगले दिन किम के हाथ डोंगसू की डायरी लग जाती है जिसमें फैमिली के साथ पिकनिक पर जाना लिखा हुआ था। किम ने कहा, पहले यही कर लेते हैं। उन्होंने पिकनिक को अच्छे से एंजॉय किया और साथ में एक अच्छी सी फोटो भी क्लिक की। इसके बाद पॉलिटिशियन काजमा का राइट हैंड बाइजून, जो कि डोंगसू का एक अच्छा दोस्त भी था, उसने सारी कहानी बताई कि पॉलिटिशियन उसकी माँ की दुकान लेना चाहता था ताकि वो वहाँ पर एक मॉल बना सके। अगले दिन चांगा ने आकर रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ मचाई और उसने माँ को भी धक्का दिया और वहीं पुलिस दूर से ये सब कुछ देख रही थी। जब डोंगसू को ये बात पता चली तो सीधा पॉलिटिशियन काजमा के पास गया और इसने बताया कि मैंने फाइट करना छोड़ दिया है और मुझे मजबूर मत करो दोबारा वही जिंदगी जीने के लिए जो मैं पीछे छोड़ चुका हूँ। पॉलिटिशियन को उसकी बातों से कोई खास फर्क नहीं पड़ा, उल्टा वो उसे लालच देने लगा कि अगर वहाँ मॉल बन जाता है तो उसमें तुम्हें भी नौकरी मिल सकती है। तभी डोंगसू कहता है कि तुम अपनी नौकरी अपने पास रखो। और इसके बाद कुछ गुंडे गैराज में आते हैं और डोंगसू से उनकी कार में विंग्स लगवाने को बोलते हैं। डोंगसू ऐसी बेवकूफ़ी भरी बातें सुन करके मुस्कुरा कर जवाब देता है, लेकिन ये गुंडे यहाँ पर डोंगसू को पीटने के लिए आए हुए रहते हैं और उन्होंने उसे खूब पीटा और उसे तो मारा ही मारा, साथ में गैराज में काम करने वाले दूसरे आदमी को भी खूब मारा। डोंगसू उस आदमी को बचाने के लिए उनके ऊपर लेट जाता है। इन लोगों को मार के वो लोग वहाँ से चले जाते हैं
और इस रात वो आदमी जिसे किम के पीछे डोंगसू की पिटाई की थी, वो उनके रेस्टोरेंट में आ गया और वो जान गया था कि आखिर डोंगसू है कौन। वो वहाँ पे डोंगसू की माँ से कहता है कि तुम इसे अपने परिवार कैसे कह सकती हो, आखिर तुम अपने बेटे के हत्यारे को गोद कैसे ले सकती हो। और ये सुनते ही माँ को झटका लगता है और हम लोग को भी झटका लगता है, और किम ने भी ये बात सुन ली थी। दरअसल 10 साल पहले डोंगसू मम्मी के बेटे चार्ल्स को मार दिया था और इस जुर्म में उसे 10 साल की सजा हुई थी। रात में किम ने अपनी माँ से पूछा कि आखिर तुमने मेरे भाई के हत्यारे को अपना बेटा क्यों बना लिया है। तो मॉम ने बताया कि लाइफ में ऐसी चीज़ें भी होती रहती हैं जो हमने कभी नहीं सोचा रहता। उसने बताया कि जब वो चार्ल्स को मौत के बाद डोंगसू से मिलती है तो डोंगसू इतना ज़्यादा रो रहा था कि मैं उसके रोने की आवाज़ कभी नहीं भूल पाई। मैं उसे जेल में भी मिलने जाती थी। जो भी डोंगसू ने किया वो एक एक्सीडेंट था और मुझे लगा कि वो मेरे साथ रहेगा तो मुझे उसके रूप में मेरा बेटा वापस मिल जाएगा। रात में किम छत पर गई। डोंगसू यहाँ से जाने के लिए तैयार था लेकिन किम ने उसे मना कर दिया। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि किम का असली भाई चार्ल्स बहुत खराब इंसान था। वो पैसों के लिए अपनी माँ को ही मारता था और वो क्राइम और नशे की दुनिया में पूरी तरह से डूब चुका था। डोंगसू तो अपना सेल्फ डिफेंस कर रहा था जिसमें चार्ल्स की मौत हो गई, इसलिए किम चाहती थी कि वो उसका भाई बनके उनके साथ रहे। अगले दिन किम के बॉयफ्रेंड ने किम के बीच में सड़क पे ईंट मारकर कोमा में पहुंचा दिया। ये काम पॉलिटिशियन काजमा के इशारे पर हुआ था। अब बात परिवार पर आ जाती है, इसलिए डोंगसू और डोंगसू की मॉम ने सनफ्लावर रेस्टोरेंट को बेचने का फैसला कर लिया। और डोंगसू पॉलिटिशियन काजमा से मिलने जाता है और कहता है कि हम दुकान छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन पॉलिटिशियन उसके परिवार को इतनी आसानी से छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। उसने डोंगसू से कहा कि मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को अकेला छोड़ दूंगा अगर तुम मुझे अपना हाथ दे दो। डोंगसू की अब क्राइम की दुनिया छोड़ चुका था, मजबूरन उसे काजमा की बात माननी पड़ती है। डोंगसू की दोस्त बाइजून डोंगसू का हाथ काटने ही वाला था। उसने उसका पूरा हाथ नहीं काटा बल्कि उसकी हल्की सी नस काट दी, लेकिन बाद में बाइजून ने उसे बताया कि तुम्हारा हाथ बिल्कुल सही हो जाएगा। उसने डोंगसू की कोई नस नहीं काटी थी बल्कि ऊपर ऊपर से ही कट्स दिए थे। इसके बाद डोंगसू अपनी बहन के पास बैठा होता है। वो उससे कहता है कि मैं अपनी जान दे करके भी तुम्हें और मॉम को प्रोटेक्ट करूंगा। और इसी बीच घर पर मम्मी अकेले रहती हैं। वो इस गम में थी कि उसे वो दुकान बेचनी पड़ेगी जिसे गरीबी के दिनों में इसे काबिल बनाया था कि वो बच्चों को पाल सके। और वो अपने बेटे चार्ल्स की फोटो देखकर उससे बातें कर रही होती है। तभी पीछे से पोपला आ गया और उसने डोंगसू की माँ को जान से मार दिया और फिर जमीन के कागजों पर उसका अंगूठा भी लगवा लिया। और माँ की सैंडल ऐसे ही रखी रह गई क्योंकि उन्होंने सोचा था कि डोंगसू की दी हुई ये सैंडल वो किसी खास दिन पर पहनेंगी, लेकिन वो खास दिन तो आज तक आया ही नहीं। घर आकर जब डोंगसू अपनी माँ को मरा हुआ देखता है तो वो अपनी माँ के जाने के गम में पूरी तरह टूट चुका था। उनकी दुकान भी चली गई थी। तभी डोंगसू की माँ के सैंडल के साइड में कान की बाली दिखाई देती है। ये वही बाली थी जो पोपला पहनता था। अब डोंगसू ने बहुत शराब पी और वो बहुत रोया। इसके बाद वो ओरेकल क्लब पहुंच जाता है जहां इस वक्त सभी गैंगस्टर इकट्ठा हो रखे थे। पॉलिटिशियन काजमा भी यहीं पर था। वहां डोंगसू बोलता है कि मैं पिछले 10 सालों से पछतावे की आग में जल रहा हूँ। मैंने खुद से वादा किया था कि मैं कभी भी फाइट नहीं करूंगा, लेकिन तुम लोगों ने मिलकर मुझे मजबूत कर दिया। इस बीच पोपला ने कहा कि तुम्हारी माँ के बारे में सुनकर काफी दुख हुआ। डोंगसू उसकी बाली उसकी तरफ फेंकते हुए कहता है कि मैं ध्यान रखूंगा तुम्हारा दुख कम ना हो जाए। तुम में से किम पर हमला करने वाला कौन था? तभी वो आदमी जिसने किम पर हमला किया था वो बोलता है कि हमला मैंने किया था, क्या कर लोगी तुम, बोलो। तभी डोंगसू बाइजून को बाहर जाने को बोलता है और कहता है कि अगर वो मरना नहीं चाहता है तो, और बाइजून तुरंत बाहर जाने लगता है और जाते जाते उसने डोंगसू से खुद की जान बख्शने के लिए थैंक यू भी बोला। डोंगसू अब पलक झपकते ही उस आदमी का हाथ सेकंड भर में तोड़ देता है और उसने वहां पर पेट्रोल छिड़क रखा था जिसमें आग लगने के बाद बाहर जाने का इकलौता रास्ता बंद हो जाता है। डोंगसू अब एक एक करके सभी को मारना शुरू कर देता है। वो अकेला इन सब पर भारी पड़ रहा था। उसका अपना यूनिक फाइटिंग स्टाइल था जिसके सामने कोई भी नहीं टिक रहा था। उसने पहले तो चांगा को अपनी गिरफ्त में लिया। उसे चांगा को तब तक नहीं छोड़ा जब तक कि वो मर नहीं गया और इसके बाद वो सीढ़ियों से ऊपर बढ़ने लगा। पोपला डोंगसू को चाकू मार देता है लेकिन फिर भी डोंगसू उसके पीछे पड़ गया था। उसने पोपला की गर्दन दबा के उसे हमेशा के लिए सुला दिया। अब सब काफी डरने लगे और वो लोग खुद ही उसके रास्ते से हट गए। अब वो पॉलिटिशियन काजमा के सामने आ गया और उसने उसे तब तक मारा जब तक वो 2-3 बार मर नहीं गया।
आखिरकार इन लोगों से वो वही बना दिया जो वो ना बनने की कसम खा रखा था। इसने यहाँ बैठ करके अपने अच्छे पल को याद किया और आखिर में किम को दिखाते हैं जो कि मैथ्स में टॉपर बन गई थी और उसने उसी टॉपिक पर थीसिस लिख दी थी जिसे डोंगसू ने उसे पढ़ाया था। आखिर में अपनी डायरी में थीसिस वाला टास्क भी वो कंप्लीट कर लेती है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।